Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, मेरा फेवरेट चैप्टर 4 एयर है ना, उसकी वर्कशीट हम करने वाले हैं। एयर की बहुत सारी लेयर्स, बहुत सारी चीजें हमने इस चैप्टर में देखी थी। ठीक है, नाउ आपके सामने क्या आ गया है, बढ़िया सा फ्रेश मैच दी कॉलम। और वाह वाह वाह, अच्छी बात ये कि एक्स्ट्रा ऑप्शन भी दिया हुआ है ना। तो फटाफट से जोड़ियों का मिलान कीजिए और सही आंसर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलो, एयर के बारे में इतने बार बार इतने अच्छे से अलग अलग लेयर्स को समझाया ना कि क्या ही कहने, सारी लेयर्स ही दी है ऑलमोस्ट, है ना। स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये सारी हमारी लेयर्स हैं। ओके, अब किस किस लेयर में क्या खास है उसको आपको मिलाना है। हीलियम, एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर, ओजोन गैस, आयनोस्फेयर, बर्निंग ऑफ मीटियोरॉइड्स, ग्रीन हाउस गैस। चलो लग जाओ काम पे। अच्छा, नीचे से स्टार्ट करते हैं। थर्मोस्फेयर को आप किससे मैच करोगे, क्या होता है थर्मोस्फेयर में? थर्मोस्फेयर आपकी 4th नंबर की लेयर होती है ना, 4थे नंबर की आपकी लेयर रहती है। देखो थर्मोस्फेयर में क्या आ जाएगा, थर्मोस्फेयर में एक लेयर होती है, एक और लेयर होती है। कौन सी होती है? आयनोस्फेयर। ठीक है, कौन सी होती है? आयनोस्फेयर, जो थर्मल उसके लिए सही रहता है ना, रेडियो ट्रांसमिशन के लिए, 4th नंबर की लेयर। नाउ एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर है हमारी लास्ट वाली 5th नंबर की लेयर है। अब यहाँ पे आप क्या डालना चाहेंगे? हीलियम, एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट एयर, ओजोन गैस, बर्निंग ऑफ मीटियोरॉइड्स या ग्रीन हाउस गैस? क्या खास है एग्जॉस्फेयर में? तो एग्जॉस्फेयर कैसी होती है? थिन पतली सी हवा यहाँ पे मौजूद होती है और बहुत ही हल्की फुल्की सी गैसेस यहाँ पे हमें मिलेगी। जैसे क्या देखा था हमने? हीलियम। क्लियर? नाउ मीजोस्फेयर, मी और मी, मीजोस्फेयर में एक ही चीज खास है। क्या है वो खास चीज? मी और मी, है ना, मी इज इक्वल टू मी। अब आप समझ जाओ मैं क्या इशारा करना चाह रही हूँ। आपको समझदार को इशारा काफी है, इशारा कर दिया है मैंने। इवन एग्जाम टाइम में तो टीचर करेगी नहीं इशारा, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ। क्या होगा यहाँ पे? मी एंड मी। तो मीजोस्फेयर में क्या होता है? मीटियोरॉइड्स बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यही खास है इस लेयर का, ये 3rd नंबर की लेयर है। नाउ हमारी 1st नंबर की लेयर ट्रोपोस्फेयर, इसमें आप क्या लगाना चाहोगे? क्या ओजोन गैस यहाँ पे मिलती है, या ऐसी हवा होती है जिससे हम सांस लेते हैं वो यहाँ मिलती है, या ग्रीन हाउस गैस यहाँ पे मिलती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, ट्रोपोस्फेयर का हो जाएगा, जो हमारी 1st लेयर है, कि ऐसी हवाएं जो हम ब्रीथ करते हैं वो यहाँ पे मिलती है। नाउ 2nd नंबर की जो लेयर है, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर के लिए आप क्या डालना चाहेंगे, ओजोन गैस या ग्रीन हाउस गैस? क्या हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर का? ओजोन गैस। ठीक है, ओजोन गैस यहाँ पे मौजूद होती हैं जो हमें सन की हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो ये रहे आपके आंसर्स। फर्स्ट का हमने क्या लगाया? फर्स्ट का सी लगाया, स्ट्रेटोस्फेयर का ओजोन गैस लगाया है। 2nd का बी लगाया, ट्रोपोस्फेयर का एयर वी ब्रीथ, है ना। मीजोस्फेयर का हमने लगाया, ई लगाया, ठीक है, 3rd का ई। 4th का हमने ए लगाया, तो 4th का ए है। 5th का हमने डी लगाया, 5th का डी है, आयनोस्फेयर। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही बहुत 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 ईजीएस्ट मैच दी कॉलम। चलो, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्या है? आर डैश इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। किसकी बात हो रही है? कौन है जो एटमॉस्फेयर की चादर से जिसने खुद को ढक रखा है? किसने खुद को एटमॉस्फेयर के ब्लैंकेट से, है ना, उसको ठंडी लग रही थी या उसको खुद को बचाना था, एटमॉस्फेयर की लेयर से ढक के रखा है? बताइए। किसकी बात हो रही? अर्थ। क्या हो जाएगा? अर्थ। ठीक है, आंसर हमारा अर्थ है। डैश एंड डैश आर 2 गैसेस व्हिच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखो एटमॉस्फेयर के अंदर ना बहुत सारी गैसेस मौजूद होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, है ना, ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, बहुत सारी गैसेस में मौजूद होती हैं, नाइट्रोजन एंड ऑल। नाउ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी 2 गैसेस हैं जो बल्क में है, जो बहुत ज्यादा है, बल्क वाली कौन सी सबसे ज्यादा 2 गैसेस? बताइए।
एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा बल्क में कौन सी 2 गैसेस हैं? गैसेस के नाम तो मैंने बता ही दिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, ओजोन। और सबसे ज्यादा इसमें कौन सी है? सबसे ज्यादा जो है ना वो नाइट्रोजन है। अच्छा चलो, एक हेल्प मैंने कर दी, नाइट्रोजन, और एक और, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या होगा हमारा आंसर? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग, किस प्रोसेस के दरमियान, किस प्रोसेस के ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग जो ग्रीन प्लांट्स हैं, है ना, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और वही ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं, हमारे लिए मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी प्रोसेस? उसके बारे में मैंने ज़्यादा आपको डिस्क्राइब, ज़्यादा क्या, बिल्कुल डिस्क्राइब किया नहीं था। मैंने कहा भी था, अगर मैं आपको हिंट दूं कि आप आगे की क्लासेस में इस प्रोसेस को ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। कौन सी प्रोसेस थी वो प्रोसेस थी फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, जब आप आगे जाएंगे ना साइंस में इसको अच्छे से समझेंगे। क्या हो जाएगी प्रोसेस हमारी? फोटोसिंथेसिस। ठीक है। द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ डैश इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट, किसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है जिसके कारण हमारे अर्थ का जो है मौसम, अर्थ की जलवायु, क्लाइमेट, वेदर पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है? किसके बढ़ते वॉल्यूम से? वॉल्यूम मतलब हम कोई वॉइस या आवाज की बात नहीं कर रहे, लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी बताओ कौन सी गैस है या किसके कारण ऐसा हो रहा है भाई? हम बोलते हैं ना कि अब मौसम बदल रहा है। देखो आज, पहले ऐसा मौसम होता था कुछ सालों पहले, आजकल देखो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही, बारिश में बारिश नहीं हो रही है, ठंड में उतनी ठंड पड़ नहीं रही है। ये सारी चीज़ें हम बोलते हैं ना, किसके कारण? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक ही है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। देखो कार्बन डाइऑक्साइड एक लेवल तक अच्छी, तो हम उसको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, बढ़िया एक रोल है उसका हमारे अर्थ में एक टेम्परेचर सही रखने के लिए। लेकिन जब इसका लेवल बढ़ जाता है, हम बोलते हैं ना कोई भी चीज की अति, ओवर अच्छा नहीं होता, है ना। तो अगर ये ओवर हो रही है, चली रही ओवर, जिसके कारण हमारे जो अर्थ के वेदर और क्लाइमेट में क्या हो रही है भाई? अफेक्ट हो रहा है, बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं, लेकिन इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, बढ़ते लेवल के कारण, हम ये भी बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। The dash of hotness and coldness of air is known as temperature, है ना। क्या बोला जा रहा है कि अगर टेम्परेचर हम बोल रहे हैं, टेम्परेचर बोल रहे हैं कि एयर कितनी हॉट है, कितनी गर्म हवा है, एयर कितनी कोल्ड है ना। तो क्या है वो हॉटनेस एंड कोल्डनेस का, क्या बात हो रही है? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किस चीज़ की बात हो रही है? तो डिग्री। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कि कितनी ज़्यादा डिग्री, तापमान कितना ज़्यादा है, तापमान कितना ज़्यादा कम है, कितना ज़्यादा हॉट है, कितना ज़्यादा कोल्ड है। ठीक है, वो क्या डिफाइन करता है? टेम्परेचर। हम बोलते हैं ना टेम्परेचर -0 डिग्री चल रहा है, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। ठीक है, चलो now true and false. Gujarat, located on the eastern sea coast of India, is prone to cyclones that originate in the Bay of Bengal. क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसको तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, पहले आप कोशिश करो इसको ट्रू या फॉल्स जो भी है, क्योंकि बहुत ही मतलब अगर जिसको अच्छे से मैप पता होगा, लोकेशन पता होगी तो वो समझ जाएगा, जिसे नहीं पता होगी तो वो नहीं समझेगा। हमसे क्या बोला है? जगह का नाम क्या है? गुजरात। जो कहाँ लोकेटेड है गुजरात? ईस्टर्न सी कोस्ट में इंडिया के। ठीक है, ओके ओके, मान लिया हमने। वहां पे साइक्लोन्स, चक्रवात जिन्हें बोलते हैं, बहुत आते ही रहते हैं। जो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? ओरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ओरिजिनेट होते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है? देखो मैप ड्रॉ करें अगर, है ना, ऐसे ही बन पाएगा जितना मुझसे बनता है। यहां पे हम कहते हैं अरेबियन सी है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। हमसे बोला है ईस्टर्न सी कोस्ट। अब आपको अगर डायरेक्शन पता है, जो कि पता होनी ही चाहिए, तो डायरेक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा वेस्ट डायरेक्शन, ये वाला है हमारा ईस्ट डायरेक्शन। यानी हम इस वाले एरिया की बात करें, ये तटीय क्षेत्र की, ये ईस्टर्न कोस्ट की हम बात कर रहे हैं, है ना। जो समुद्र के किनारे वाला एरिया होता है उसको कोस्टल एरियाज बोलते हैं, है ना। मतलब बताया जा रहा है कि बे ऑफ बंगाल में से यहाँ पे ज़्यादा करके साइक्लोन, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी जगह है जहाँ पे खूब चक्रवात आता है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है,
बाकी सब मैंने सही बना दिया, बे ऑफ बंगाल के पास ईस्टर्न कोस्ट, लेकिन जगह का नाम अगर आप देखोगे, जगह का नाम यहाँ पे गुजरात दे दिया है। हमें बहुत अच्छे से पता है गुजरात इस साइड नहीं है, गुजरात तो वेस्ट साइड है। जिसने इस चीज पे ध्यान दे दिया होगा बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न, और जिसे पता होगा गुजरात तो वेस्ट साइड है, वेस्टर्न इंडिया में, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि ईस्टर्न में हो जाए? तो वैसे ही आप क्या लगाओगे, फॉल्स लगा दोगे। क्लियर? मुझे तो ड्रॉ करके बताने की जरूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी इसलिए बताया कि जिसने ध्यान नहीं दिया हो कभी, है ना, इतना सोचा हो कि छोड़ो, इतना क्या याद रखना कि जो है बे ऑफ बंगाल किस साइड है या गुजरात वगैरह ये सब किस साइड है, ये पता होना चाहिए। बड़ी कॉमन चीज़ है कि अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल किस साइड है। तो आप अगर कंफ्यूज होते हो ना कभी, तो इस तरफ बंगाल है हमारा, बंगाल उड़ीसा, तो बंगाल के इधर क्या रहता है हमारा, बंगाल की खाड़ी, जैसे बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, तो इसी साइड रहेगा, ईस्ट साइड में। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। बेसिकली कौन सी जगह की बात हो रही थी, हमने चैप्टर में पढ़ा था, उड़ीसा की बात हो रही थी, है ना, और उड़ीसा इस तरफ है। चलो, precipitation that comes down to the earth in liquid form is called rain। जब precipitation होता है वो अर्थ में गिरता है लिक्विड फॉर्म में, है ना, लिक्विड वाले फॉर्म में, तो उसे रेन बोलते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या सही बात है रेन ही बोलते हैं और क्या प्रेसिपिटेशन की ही प्रोसेस होती है? क्या उसे रेन बोलते हैं और प्रेसिपिटेशन की ही प्रोसेस होती है? बताइए। इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, ये सारी चीजें पढ़ी थी ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दिख गया, ट्रू है। ठीक है, सही है। ऑन द मून देयर इज नो एयर एंड हेंस नो एयर प्रेशर। मून में ना तो हवा होती है, हवा नहीं होती तो कोई हवा का दबाव भी नहीं होता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? मून के बारे में छोटी सी ब्लू बॉक्स में आपके चैप्टर में इंफॉर्मेशन दी हुई थी, हमने पढ़ी थी ना। क्या ये सही है या गलत है कि मून में बिल्कुल हवा नहीं होती? हवा नहीं होती तो हवा का दबाव भी नहीं होता, एयर प्रेशर भी नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, सही बात है। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लो प्रेशर एरिया टू हाई प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। जब हवा जो है लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया की ओर मूव करती है, ठीक है, तो इसे कह रहे हैं ये विंड है। क्या ये सही बात है? क्या लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया को के ओर जाना सही आंसर है? क्या मतलब ट्रू है या फॉल्स है? बताइए। उसे क्या विंड कहते हैं? बताओ, क्या कहेंगे उसको? कहेंगे विंड, लेकिन क्या सही तरीका है, मतलब सही है कि भाई लो से हाई में जा रही है? तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। हाई से लो की ओर जाती है, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, तब बोलते हैं विंड। ठीक है। All living beings on the earth depend on the moon for their survival। सारे जो लिविंग बींग्स हैं, अर्थ में रहते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं? मून पे, है ना, मून पे बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं अपने सर्वाइवल के। क्या बात है, बोलोगे मैम ये स्टेटमेंट देकर आपने हमारे लिए 1 मार्क्स पक्के कर दिए। भाई मुझे नहीं पता, आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भी ना रहें, है ना। कभी कभी बहुत ईजी चीज़, ईजी जो लगता है कि अरे ये क्या पूछ लिया, उसमें भी कुछ रहता है ऐसा कि फिर भी श्योरिटी में लगा लेते और बाद में फिर मार्क्स कटते। देखो, क्या हम सच में जो अर्थ के लोग हैं मून पर अपने सर्वाइवल के डिपेंड करते हैं मून पर? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑब्वियसली हमें बहुत अच्छे से पता है, बेसलेस, ये तो कोई बात ही नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलो बाकी थोड़ा मैम डरा देती है ना, तो डरो मत, अगर सब पता है तो डरना कैसा। चलो, What happens when air cools down? क्या होता है जब हवा ठंडी होती है? हमने देखा था ना, जब हवा गर्म होती तो कैसा रहता है और हवा जब ठंडी होती तो कैसा रहता है। तो देख लेते हैं। कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हैवी, हेंस इट टेंड्स टू सिंक डाउन। देखो, जो ठंडी हवाएं होती ना, वो काफी थिक होती है, डेंस होती है। डेंस रहेंगी तो ऑब्वियसली भारी भारी रहेंगी, भारी भारी रहेंगी तो क्या ऊपर उड़ पाएंगी? क्या नीचे रहेंगी। तो जो ठंडी हवाएं होती हैं वो ठंडी ठंडी होती हैं, अच्छी डेंस होती है, डेंसर होती है, हैवी होती है, डेंसर होगी तो हैवी होगी, हैवी होगी तो क्या ऊपर उड़ पाएगी? नहीं, वो नीचे ही नीचे रहती है। किसकी बात हो रही है? कोल्ड एयर की। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट होती है हमारी हॉट एयर। ठीक है, चलो, व्हाट इज यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द ग्रीन प्लांट्स? कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रीन प्लांट्स के लिए क्या यूज है? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज, वो भी ग्रीन प्लांट्स के लिए बहुत यूज है। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन का यूज है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का यूज ग्रीन प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं।
प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन, क्योंकि अपना खाना बनाने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए, जीवित रखने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है, इनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। और ये क्या निकालते हैं, क्या एक्सहेल करते हैं, रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड इनके काम आ जाती है। हमारा एक्सचेंज चलता रहता है भाई। इकोसिस्टम यही तो है कि एक सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेट करके चलना पड़ता है। ठीक है, चलो। गिव द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने। स्ट्रेटोस्फेयर हमारी सेकंड नंबर की लेयर है ना। एयर की लेयर्स हमने पढ़ी है, तो उसकी जो दूसरे नंबर की लेयर है वो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है। तो क्या बताना है हमें, इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने। क्या क्या खास देखा था हमने स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। देखो हमने क्या देखा था, यहाँ पे प्लेन उड़ाने के लिए ना कंडीशन बहुत बढ़िया रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते, बादल नहीं होते, तो एरोप्लेन उड़ाने के लिए बढ़िया कंडीशन रहती है। और ओजोन लेयर जो हमें सन की हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करती है, वो भी यही हमें मिलती है। तो चलो देख लेते क्या क्या खास है। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। ओजोन गैस की लेयर यहाँ पे मिलती है, और यही ओजोन गैस हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट आवर अर्थ from the harmful rays है ना। सन की हार्मफुल रेस से हमें क्या करती, प्रोटेक्ट करती। बार बार मैं बोलती हूँ यही बात, है ना। चलो क्लियर हो गया। क्या खास हमसे पूछा था, इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, तो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर कुछ चीज़ हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करने के काम आ रही है, हम जला हुआ केक या पकौड़ा ना बन जाए, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। चलो, हाउ इज ओजोन गैस इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। हमारी लाइफ के लिए ओजोन गैस कैसे इंपॉर्टेंट है, अब भी हमने पढ़ा, अभी पढ़ा ना। ओजोन गैस स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होती है। चलो देख लेते हैं, और मैंने इसकी इंपॉर्टेंस बताई थी। ओजोन गैस इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज, है ना। सन की जो हार्मफुल रेज पड़ेगी, मैं बता चुकी हूँ, वो इतनी हार्मफुल हो सकती है कि हम जल सकते हैं, हमें प्रॉब्लम हो सकती है, सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो प्रोटेक्ट करने के लिए देखो, सन की रेज अभी भी आती है, लेते हैं हम, है ना, धूप वगैरह में बैठते हैं और पड़ती रहती है, तो क्या हमें कुछ बहुत दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही, चल रहा है काम। लेकिन अगर ये नहीं होगा ना ओजोन, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर डिफाइन कीजिए। डिग्री 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 देखते रहते हैं ना इसमें, हॉटनेस एंड कोल्डनेस की डिग्री। चलो, द टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर, है ना। ये डिग्री है कि हवा कितनी ज़्यादा गर्म है, हवा कितनी ज़्यादा ठंडी है। अगर डिग्री कितनी है, डिग्री लो है, नीचे में है, तो क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। अगर डिग्री ज़्यादा है, हवा यानी गर्म है, और अगर हवा गर्म है, डिग्री ज़्यादा है, दैट मीन्स तापमान बढ़ जाएगा, ज़्यादा रहेगा, जैसे गर्मियों में रहता है। ठीक है, क्लियर। चलो, डिफाइन इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंसोलेशन क्या होता है, क्या रोल प्ले करता है इंसोलेशन सन की रेस के लिए। चलो देखते हैं। इंसोलेशन इज द incoming solar energy intercepted by the earth which influences the distribution of temperature। सन से आती हुई जो रोशनी है ना, सन क्या करता है, अपनी एनर्जी भेजता है, आती है, हमें सन की रेस पड़ती है ना, अर्थ पे। अब जिसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कैसा गर्म ठंडा रहेगा। तो इसीलिए इंसोलेशन क्या है, बेसिकली एक इनकमिंग सोलर एनर्जी हम कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो, जिसको अर्थ ट्रैप करता है और फिर जो है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे अर्थ में। ओके, वी फील अनकंफर्टेबल ऑन अ ह्यूमिड डे, व्हाई इज इट सो। जब ऐसा दिन आता है ना, उमस से भरा हुआ ह्यूमिड डे, तो हमें ना बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, बेकार सा लगता है। क्यों लगता है, चिपचिपा सा, स्वेटिंग सी रहती है, कपड़े भी नहीं सूखते, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था ना, है ना। चलो देखते हैं। Sweat from our body does not evaporate easily. That's why we feel uncomfortable on a humid day. नमी रहती है हवा में,
बहुत नमी रहती है। जो हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है तो वो भी नहीं जाती इतनी आसानी से। देखो गर्मियों में जो स्वेटिंग होगी एक बार चली जाएगी थोड़ा हवा से, लेकिन अगर जो है उमस है, ह्यूमिडिटी है ना, तो बॉडी में वो स्वेटिंग रहती है, चिपचिपाहट सी रहती है, अजीब सा लगता है, बहुत ही स्टिकी, गुस्सा गुस्सा सा आता रहता है, बेकार बेकार सा लगता है। तो क्यों लगता है? क्योंकि ह्यूमिड डे चल रहा होता है, नमी रहती है हवा में बहुत ज्यादा। क्लियर? इवन कपड़े भी नहीं सूखते, हमने पढ़ा भी था चैप्टर में। What is the major cause of flooding in low lying areas? है ना, मेजर कॉज क्या होता है फ्लडिंग का? जैसे ऐसे एरिया जो लो लाइंग एरिया होते हैं, जहाँ पे जरा से भी पानी अगर आ जाए, थोड़ा भी पानी तो जल्दी बाढ़ आ जाती है या पानी भर जाता है, ऐसी जगह पे तो क्या कॉज हो सकता है फ्लडिंग का? क्या दिक्कत हो सकती है ऐसी जगहों पे कि जरा सी चीजों के कारण बाढ़ आ जाए? चलो देखते हैं। Flooding in low-lying areas is caused due to cutting of trees on hillsides, which does not stop rainwater to flow. अब लो लाइंग एरियाज में किस कारण ये हो सकता है कि अगर जो हिल साइड्स के पेड़ हैं, है ना, उनको काट दिया जाए, विच डज नॉट स्टॉप रेन वाटर टू फ्लो। अब पेड़ों को काट दिया जाएगा, अब पेड़ रहेंगे तो थोड़ा फायदा एक ये रहेगा ना यहाँ पे कि पेड़ पानी बचाएंगे, अंडरग्राउंड वाटर हो जाएगा, अंडरग्राउंड जाएगा वाटर। लेकिन जब पेड़ नहीं रहेंगे तो पानी जो बरसेगा धड़ 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 स्पीड से नीचे आएगा। अब लो लाइंग एरिया है, वैसे ही हम बोल रहे हैं, तो जल्दी पानी जरा से उसमें भर जाएगा और बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, दिक्कत हो जाएगी, पानी भर जाएगा। क्लियर? चलो, What are the various forms of precipitation? Precipitation के कौन से अलग अलग टाइप के फॉर्म्स हैं? What are the various forms of precipitation? तो क्या क्या है? Rain, snow, sleet and hail are the various forms of precipitation. है ना, मतलब जो पानी होता है, evaporate रहता है ना, बादल भारी हो जाता है या ऊपर से क्या होता है, वो चाहे रेन के फॉर्म में नीचे आए या स्नोफॉल के फॉर्म में नीचे आए या स्लीट के फॉर्म में या हेल के फॉर्म में, तो ये किसके टाइप से फॉर्म से? प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस के। ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन यानी कितनी जो है गैसेस वगैरह से बना हुआ है ना। चलो देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ मेनली नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा जो हमें मिलती है यहाँ पे नाइट्रोजन गैस मिलेगी। कौन सी गैस मिलेगी? नाइट्रोजन। उसके बाद आ जाती है सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन, जो कितनी है? 21% है। आफ्टर दैट आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड अदर गैसेस लाइक हीलियम, ओजोन एंड हाइड्रोजन 0.04%। है ना, ये क्या है, मतलब कौन सी गैसेस से बना हुआ है ये हमें बताने हैं। तो कौन सी गैसेस आ जाएगी? नाइट्रोजन जो सबसे ज्यादा है, कितनी है परसेंटेज पता होना चाहिए, 78%। उसके बाद ऑक्सीजन है जो है 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, अदर गैसेस हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन। ठीक है, चलो। हाउ डू बैक्टीरिया हेल्प प्लांट्स इन यूजिंग नाइट्रोजन? है ना, बैक्टीरिया प्लांट्स को नाइट्रोजन यूज करने में कैसे हेल्प करते हैं, क्या यूज करते हैं? चलो देख लेते हैं। नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट सर्वाइवल। देखो, हम कार्बन डाइऑक्साइड तो बोल ही रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन नाइट्रोजन कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है? नाइट्रोजन गैस कैसे महत्वपूर्ण हो सकती है? दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। देखो, जो प्लांट्स होते हैं ना, हवा से डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं लेते कि हवा चल रही है, जो हवा है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उससे डायरेक्टली नाइट्रोजन लिया, ऐसे नहीं ले सकती। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। अब क्या होता है, जो मिट्टी में बैक्टीरियाज होते हैं ना, तो जो रूट्स होती है, जो जड़ें होती हैं प्लांट्स की, वो क्या करती? नाइट्रोजन लेती है हवा से, है ना, और उसका फॉर्म क्या हो जाता है? चेंज होके क्या हो जाता है? प्लांट्स उसको यूज कर पाते हैं। तो बेसिकली जैसे मैं एक पौधा हूँ, तो डायरेक्टली जो नाइट्रोजन है मैं ऐसे नहीं ले पा रही एटमॉस्फेयर से। मेरी जो मिट्टी है, जहाँ पे प्लांट्स को तो मिट्टी पे लगाते हैं, मेरी जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, उसके थ्रू में जो बैक्टीरिया के थ्रू जो ले पा रही हूँ नाइट्रोजन, तब जाके मेरे लिए काम आ रहा है, अदरवाइज डायरेक्टली मैं नहीं ले सकती। ठीक है, तो नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट सर्वाइवल। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। ये ध्यान रखना कि नाइट्रोजन हवा से डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं प्लांट्स। बैक्टीरिया जो सॉइल्स में होते हैं, रूट्स के थ्रू वो प्लांट्स लेते हैं नाइट्रोजन को। ठीक है, इस तरीके से उसका फॉर्म चेंज करते हैं और प्लांट्स और नाइट्रोजन को फिर यूज कर पाते हैं। क्लियर? तो ये प्रोसेस होती है। चलो, in what way nature balance our lives, how this balance would be disturbed? किन तरीकों से जो प्रकृति है हमारी ज़िंदगी को, नेचर है हमारी ज़िंदगी को एक बैलेंस करवा के चलता है। मतलब हर चीज़ का एक बैलेंस है ना, हर चीज़ ज़रूरी है, पानी हो, मिट्टी हो, कुछ भी ज़रूरी है। कैसे ये जो बैलेंस है, जो ज़रूरी है, जो बना हुआ है, डिस्टर्ब होता है? क्योंकि हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। चलो देखते हैं।
Humans and animals take oxygen from the air as they breathe. Green plants produce oxygen during photosynthesis. In this way, oxygen content in the air remains constant. If we cut trees, then this balance get disturbed. है ना, सही बात है, जो हमें पेड़ों से ऑक्सीजन मिल रहा है, अगर हम पेड़ ही काट देंगे तो क्या बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होगा, जो कि हम काट रहे हैं, बिल्कुल बहुत डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो ह्यूमंस और एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। मैं बता चुकी हूँ कि मैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही हूँ वो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो उसको ही नहीं, मतलब उनको फूड बनाएंगे उनसे, और उसके बदले में वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस कब करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है इस दौरान प्रोड्यूस करते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। अब इस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, तो एक कांस्टेंट, एक लेवल बना हुआ है, स्टेबिलिटी बनी हुई है। इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब। अगर हम पेड़ काट देंगे तो ये जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, सही बात है। मैंने अभी बताया ना कि प्लांट से, ट्रीज से ऑक्सीजन मिल रहा है, कहाँ से मिलेगा जब पेड़ ही नहीं बचेंगे। क्लियर, चलो। What is the cause of high temperature in cities as compared to that of villages? क्या रीजन है जो शहरों में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है जितना विलेजेस में नहीं रहता। आप गांव में जाओगे आपको थोड़ा सा जो टेम्परेचर रहेगा कम मिलेगा, अच्छा लगेगा, ठंडा ठंडा, एज कम्पेयर टू दी सिटी एरियाज। क्यों ऐसा? क्योंकि गाँव में हम पेड़ पौधे बहुत लगा रहे हो, सिटीज में बिल्डिंग्स है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, जो सन की जो हीट है, जो रेज, जो लाइट है वो ट्रैप करती है, ट्रैप कर लेती है सड़कें वगैरह, फिर रात में रिलीज करती है ना। चलो देखते हैं। Temperature in cities is much higher than that of villages. The concrete and metals in buildings and the asphalt of roads get heated up during the day. This heat is released during the night. Also, the crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air and thus raise the temperature of the cities. क्या होता है ना, क्यों ज़्यादा होती है विलेजेस के एरिया, मतलब विलेजेस के कंपैरिजन में सिटीज़ में गर्मी? देखो टेम्परेचर। द कॉन्क्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग, जो कॉन्क्रीट और मेटल्स बिल्डिंग बनाने में यूज किया जाता है, बिल्डिंग्स बनी रहती है शहरों में तो, और जो रोड बनाने के लिए एस्फाल्ट का यूज किया जाता है, वो क्या होते हैं, दिन के टाइम खूब हीट ट्रैप करते हैं, खूब जो है गर्मी पकड़ेंगे, ट्रैप करेंगे, ठीक है, गर्म हो जाते हैं। अब ये जो हीट है, धीरे धीरे जो गर्मी है रात के टाइम निकलती, रिलीज होती, धीरे धीरे बिल्डिंग से सब गर्म हो जाएगी, रोड गर्म हो जाएगी, तो दिन भर तो गर्मी पकड़ ही रही है, अब रात में वो गर्मी रिलीज करेंगे, है ना, हीट रहेगी। ऑल्सो दी क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज। अब सही बात है, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, शहरों की जो बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी रहती हैं, ये जो गर्म हवाएं ये ट्रैप कर लेती, पकड़ लेती हैं, है ना, जिसके कारण टेम्परेचर सिटीज़ का ज़्यादा ही रहता है। बिल्डिंग्स बनी है, बिल्डिंग्स ही जब गर्म हवाएं पकड़ के बैठी हैं, जब सब जगह गरम 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 ही है, वार्म ही है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। क्लियर, चलो। ब्रीफली डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, है ना, एटमॉस्फेयर में एयर प्रेशर किस तरीके से विभाजित है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो हमें एक्सप्लेन करना है। चलो देख लेते हैं। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद हाइट। अगर हम समुद्र तल पर रहेंगे तो एयर प्रेशर यहाँ पे कैसा रहेगा, हवा का दबाव यहाँ पे ज्यादा रहेगा, है ना, यानी सी लेवल पे, सी लेवल पे हाई एयर प्रेशर रहेगा, है ना, हवा का दबाव यहाँ पे ज्यादा रहेगा। लेकिन जैसे 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 हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। ऊपर की तरफ आप जैसे ही जाओगे ना, प्रेशर कम हो जाएगा। हमने पढ़ा था इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइज। देखो जब हवा गर्म होती है ना तो हल्की हो जाती है, इधर उधर फैलने लग जाती है। अभी हमने पढ़ा था ना कोल्ड एयर कैसी होती है, जो हैवी होती है, जो नीचे ही नीचे रहती है, ठीक है, एक्सपांड नहीं करती। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, इट इज देयरफॉर हैवी, हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज, ठीक है। देखो अभी मैंने बताया यहाँ पे लो सी लेवल के पास प्रेशर हाई रहेगा हवा का, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हवा का दबाव कम होता है। कैसे क्या होता है, इन एरियाज जहाँ पे टेम्परेचर हाई रहेगा, मैंने बताया ना हल्की रहती है हवा, हवा गर्म हो जाएगी, उड़ने लग जाएगी, राइज करेगी, ऊपर रहेगी। इसीलिए जब हवा हल्की रहेगी, गर्म रहेगी, ऊपर रहेगी, तो ऊपर का जो तापमान रहता है ना, लो प्रेशर एरिया रहता है। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड। अब ऐसा एरिया जहाँ पे टेम्परेचर हम बोलते हैं ना
ये जो जगह है यहाँ का तापमान बहुत कम रहता है। क्यों? क्योंकि ठंडी रहती है। ठंडी क्यों है? क्योंकि हवा ठंडी है, ठीक है। इट इज देयरफॉर हैवी, इसीलिए क्या रहेगा यहाँ पे, हवा हैवी रहेगी, क्योंकि ठंडी हवा हमने देखी थी भारी भारी सी रहती है। हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। अब जो भारी भारी हवाएं हैं वो सिंक हो जाएगी, जम जाएगी। वैसे तो ऊपर उड़ नहीं रही है क्योंकि भारी है, तो इसके कारण जो दबाव है हवा का वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हवा हैवी ज़्यादा है तो एयर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज। जो हवा रहती है कैसे मूव करती है? हाई प्रेशर वाले जो हवा का दबाव जहाँ से ज़्यादा होता है वहाँ से बहते हुए ऐसी जगह जाती है जहाँ पे लो प्रेशर एरिया होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा एयर प्रेशर है डिस्ट्रीब्यूटेड है एटमॉस्फेयर में। तो कैसे है? एयर प्रेशर हाईएस्ट रहता है सी लेवल पे, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं डिक्रीज होता है, ठीक है। अब हवा हल्की रहेगी, ऊपर उड़ेगी, तो ऊपर का एरिया लो प्रेशर वाला रहेगा यानी गर्मी रहेगी। अब हवा नीचे रहेगी यानी हवा ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहेगा? लो रहेगा, ठंडी रहेगी। क्लियर हुआ? और हवा मूव कैसे करती है? हाई टू लो प्रेशर। चलो डिस्कस द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स को हमें डिस्कस करना है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, अर्थ को ड्रॉ कर दूँ, है ना, अर्थ को मैंने ड्रॉ कर दिया, तो इसकी कितनी लेयर है? 5 लेयर है। मतलब अर्थ सरफेस से स्टार्ट हो जाती है, ऐसे दिखेगी नहीं आपको, ये पूरा एक एटमॉस्फेयर ही रहेगा, लेकिन उसमें भी इसकी 5 लेयर रहेगी, है ना। तो ये हमें क्या बताना है? ये डिफरेंट लेयर्स हमें एटमॉस्फेयर की एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले आ जाती है हमारी ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, फिर मीजोस्फेयर रहती है, फिर थर्मोस्फेयर रहती है, फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी सबसे पतली हवा, हल्की फुल्की गैसेज वाली एक्सॉस्फेयर। चलो देख लेते हैं। The atmosphere is divided into 5 layers starting from the earth surface। 5 लेयर में डिवाइडेड है, अर्थ सरफेस से स्टार्ट हो जाती है। 5 कौन सी लेयर है? ऐसे रहेगी, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, है ना। सबसे ऊपर की जो लेयर रहेगी एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? यहाँ पे ऐसी गैसेस मिलती हैं जो हमारे सांस लेने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, द एयर वी ब्रीथ, है ना। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। कितनी ऊंचाई तक फैली है? 13 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट एयर, जो हवा हम लेते हैं, है ना, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। द एयर वी ब्रीथ, जो सांस हम लेते हैं, जरूरी होती है हमारी सांस लेने के लिए, वो यहीं मिलेगी। ऑलमोस्ट ऑल दी वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म अकर्स इन दिस लेयर। जो भी मौसम से रिलेटेड फिनोमिनाज होते हैं, जैसे बारिश होगी, जैसे क्या हो गई, बारिश हो गई, फॉग आ गया, है ना, धुंध वगैरह हो गई, हेल स्टॉर्म हो गया, ये सब इसी लेयर में होते हैं। यानी सारे वेदर फिनोमिना हमारे सबसे पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, और ये वो लेयर होती है जहाँ पे सांस लेने वाली हवाएं गैसेस होती हैं, ठीक है। साथ में कितनी इसकी हाइट है? 13 मीटर तक फैली है, किलोमीटर तक फैली है। स्ट्रेटोस्फेयर, इट लाइज अबव द ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है ना, जो कितनी हाइट तक फैली? 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। अब ये जो है यहाँ पे आपको ना इस वाली इसमें क्लाउड्स नहीं मिलेंगे। अब क्लाउड्स नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली, तो कैसी रहेगी? यहाँ पे प्लेन उड़ाने के लिए कंडीशन अच्छी रहेगी, है ना। और वेदर फिनोमिना यहाँ पे होते नहीं है। प्लेन उड़ रहा है तो प्लेन जैसे हम चला रहे गाड़ी, अब धुंध रहेगी तो क्या हम गाड़ी चला पाएंगे? हमें दिखेगा ही नहीं। ऐसे प्लेन उड़ रहा है तो जहाँ धुंध रहेगी, क्लाउड्स रहेंगे, कैसे चला पाएगा? तो यहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते तो प्लेन उड़ाने के लिए बढ़िया रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि ओजोन गैस भी यहीं रहती है। ओजोन गैस जो हमें सन की हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? 2 लेयर हो गई। उसके बाद मीजोस्फेयर 3rd नंबर की लेयर है, जो कितने हाइट तक फैली है? 80 किलोमीटर तक फैली है, जो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर मिलेगी। मीटियोरॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम दिस स्पेस। अब मीटियोरॉइड्स आते हैं ऐसे उड़ते हुए, जैसे ही इस लेयर पे एंटर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? जलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हवा का जो फ्रिक्शन रहता है उससे ऐसे हवा रहेगी, एकदम से स्पीड से आएंगे, ऐसे टकराते, उसके फ्रिक्शन से जलना शुरू हो जाते, बर्न होना शुरू हो जाते हैं। तो पता है कैसे दिखते हैं? फायर बॉल्स जैसे, जैसे फायर बॉल सारी आग के गोले आ रहे, मैंने तो रियल में भी देखा है, ठीक है। तो मीटियोरॉइड्स इस लेयर में बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ थर्मोस्फेयर, इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ही स्पीड से बढ़ता है, क्योंकि हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ता है। आयनोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ दिस लेयर। इस लेयर का पार्ट क्या है? आयनोस्फेयर, ठीक है।
इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। कितने से कितने तक फैली हुई है? 80 से 400 किलोमीटर तक फैली हुई है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। ये लेयर रेडियो ट्रांसमिशन में मददगार है, रेडियो की जो है वेव्स ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। अब जो रेडियो ट्रांसमिशन की जो लेयर आती है, वेव्स आती हैं, वो क्या हो जाएगा? ऐसे जाएगी यहाँ पे इस लेयर पे, और इस लेयर से वापस टकरा के अर्थ में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये खास बात है थर्मोस्फेयर की। नाउ लास्ट एग्जॉस्फेयर, सबसे ऊपर की लेयर, द अपर मोस्ट लेयर। दिस लेयर हैज अ वेरी थिन एयर। ये जो लेयर है इसकी हवा जो बहुत ही पतली रहेगी। लाइट गैसेस, हल्की फुल्की गैसेस हमें यहाँ मिलती है। कौन सी? हीलियम हो गई, हाइड्रोजन हो गई, है ना, यहाँ पे उड़ती है, बहती है। क्लियर? चलो, तो ये हमारी 5 लेयर हो गई, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डिस्कस विंड्स एंड इट्स टाइप्स ब्रीफली। विंड्स बताने और विंड्स के टाइप्स बताने। विंड्स के हमने 2-3 टाइप्स पढ़े थे, परमानेंट विंड, सीजनल, है ना। चलो, विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। देखो विंड का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, जब हवा मूव करती है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, है ना, जब हवा मूव करती है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं विंड। There are 3 types of wind. 3 टाइप की विंड होती है, परमानेंट विंड्स। The trade winds, westerlies and easterlies are the permanent wind. कौन सी होती है परमानेंट विंड? जो ट्रेड विंड होती है, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। वेस्टर्लीज विंड्स जो वेस्ट साइड से उड़ना शुरू हो रही है, और ईस्टर्लीज विंड्स जो ईस्ट साइड से, जैसे यहाँ से जो हवा हम देखते हैं ना, डायरेक्शन यहाँ पे हमारा ईस्ट है, वेस्ट है। अब यहाँ से जो हवा बहना स्टार्ट हो रही है, यहाँ की हो जाएगी ईस्टर्लीज। अब वेस्ट साइड से जो हवा बहना स्टार्ट हो रही है, ये हो जाएगी वेस्टर्लीज। ठीक है, अब इनको परमानेंट विंड क्यों कह रहे हैं? परमानेंट विंड इसलिए है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में थ्रू आउट द ईयर हमेशा एक ही डायरेक्शन में बहेगी। मतलब अगर यहाँ से यहाँ बह रही, यहाँ से यहाँ बह रही, तो हमेशा यही बहेगी। ये अगर यहाँ से यहाँ बह रही है तो हमेशा ये यहाँ से यहाँ की तरफ ही ब्लो करती रहेगी। इसीलिए परमानेंट यानी एक जैसी रहेगी, स्थायी, कोई बदलाव नहीं। नाउ सीजनल विंड्स क्या होती हैं? दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन डिफरेंट सीजन्स। ये जो विंड्स है सीजन्स के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन बदल देती हैं। जैसे मॉनसून विंड आती है, हम बोलते हैं ना कि मॉनसून वाली हवाएं चल रही हैं, बारिश होगी, तो ये सीजन के हिसाब से चलती हैं। लोकल विंड्स क्या होती है? जो लोकल एरिया आसपास के, These winds blow only during a particular period of the day or year in the small area. जो भी एरिया रहेगा स्मॉल, वहाँ पे पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे के पर्टिकुलर पीरियड या ईयर में थोड़ी टाइम के लिए, मतलब वहाँ पे बहती है पर्टिकुलर स्मॉल एरिया में। जैसे क्या हो जाएंगी? लैंड एंड सी ब्रीज और लू वगैरह। क्लियर? चलो, What is air pressure? Briefly discuss about low pressure and high pressure area. एयर प्रेशर क्या होता है, हमें लो प्रेशर और हाई प्रेशर एरिया को एक्सप्लेन करना है। चलो देख लेते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एयर प्रेशर। है ना, जो दबाव है, जो प्रेशर है, हवा लगाती है किस पे? अर्थ सरफेस पे दबाव लगाती है ना, दबाव डालती है, तो उसी को क्या कहा जाता है? एयर प्रेशर कहते हैं। The air pressure is highest at the sea level and decreases with height. एयर प्रेशर सी लेवल पे बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जा रहे होते हैं प्रेशर कम होता है। Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by the temperature of air at a given place. अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन जो है एयर प्रेशर का कैसा रहेगा, उस पर्टिकुलर स्थान पे, उस पर्टिकुलर जगह पे कैसा क्या टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंग रहता है। लो प्रेशर एरियाज आर क्रिएटेड वेयर टेम्परेचर इज हाई एंड द एयर गेट्स हीटेड एंड राइज। देखो लो प्रेशर एरिया वो होता है जहाँ पे हवा गर्म होगी, हवा गर्म होगी तो हल्की फुल्की होगी, हल्की फुल्की होगी, लाइट वेटेड हवा रहेगी, यानी लो प्रेशर एरिया रहेगा। ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। अब यहाँ पे मौसम कैसा रहेगा लो प्रेशर एरिया में? आपको यहाँ पे बादल बादल दिखेंगे, है ना, बादल वाला आसमान दिखेगा बढ़िया, और जो वेदर है, मौसम है, वो भी गीला गीला सा वेट वेदर रहेगा। ठीक है, तो लो प्रेशर एरिया कहाँ होता है? जहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है, यानी गर्म होता है। गर्म होता है तो हवा गर्म रहती है, गर्म रहती है तो उड़ती रहती है, राइज, उठ जाती है ऊपर। अब यहाँ पे आपको कैसे मिलेंगे? बादलों बादलों वाला आसमान मिलेगा और गीला गीला सा आपको वेदर मिलेगा, वेट क्लाइमेट। हाई प्रेशर एरिया जस्ट अपोजिट, यहाँ पे क्या रहता है? आपको क्लियर और सनी स्काइज रहेंगे, है ना, यहाँ पे बिल्कुल आसमान साफ और बिल्कुल
सन वगैरह बिल्कुल क्लियर दिखेगा। विच मीन्स एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहेगा, कम रहेगा। टेम्परेचर लो क्यों रहेगा? हैवी एयर क्या होती है ना, जो भारी भारी जो हवाएं होती है वो नीचे सिंक हो जाती है, नीचे ही जमा रहती है, उड़ नहीं पाती, मतलब ज्यादा हैवी हो जाती है, डेंस रहती है, तो ऐसे राइज नहीं होती, वो वहीं पर ही सिंक डाउन हो जाती है। ठीक है, तो क्या क्रिएट करती है? हाई प्रेशर एरियाज। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। और हवा का मूवमेंट कैसा होता है? हमेशा जब भी हवा मूव करेगी तो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर ही मूव करेगी। तो ये क्या है? हमारे हवा के एयर के प्रेशर है। क्लियर हुआ? आ गया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? लो प्रेशर और हाई प्रेशर, ठीक है। चलो, इसी के साथ भाई हमारा है लास्ट केस बेस्ड क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। जो हमारी हवा है वो 3 तरीके से डिवाइडेड है। परमानेंट विंड, परमानेंट विंड में क्या आ जाएगी? ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर दी परमानेंट विंड, है ना, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। परमानेंट विंड है जैसे ईस्टर्लीज होती है, वेस्टर्लीज होती है, यानी पूरे साल एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं, बहती हैं। सीजनल विंड्स क्या होती हैं? दीज विंड्स चेंज द डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स। सीजनल विंड वो होती है जो अलग अलग सीजन के हिसाब से अपना रुख बदलती रहती हैं, जैसे मॉनसून विंड हो जाती है। लोकल विंड्स, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे। डे के कुछ पर्टिकुलर पीरियड में ही ब्लो करेगी, मतलब उड़ेगी, बहेगी, और वो भी स्मॉल एरिया में, जैसे फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज, है ना। तो आप ये रिकॉल कर सकते हो कि यार जो लोकल विंड है नॉर्दर्न इंडिया में जो रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लू, है ना। तो ये हमारी विंड्स के बारे में हमने पढ़ा। नाउ ये आपके पास केस था, अब इसके क्वेश्चंस रहेंगे, उनको सॉल्व करते हैं। डिफाइन परमानेंट विंड्स। ऐसी विंड्स जो एक ही डायरेक्शन में बहती है, इसके पीछे देखने की भी जरूरत नहीं है ना। परमानेंट विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थ्रू आउट द ईयर बहती रहती, परमानेंट विंड। गिव एग्जांपल्स ऑफ लोकल विंड। लोकल विंड के हमने एग्जांपल देखे थे अभी, लैंड, सी ब्रीज वगैरह, है ना पीछे, लैंड एंड सी ब्रीज। डिफाइन सीजनल विंड। सीजनल विंड क्या होती है? जो सीजन के हिसाब से चेंज होती है ना। सीजनल विंड्स आर द विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। सीजन के अकॉर्डिंग अपना डायरेक्शन बदलती है, जैसे हमने मॉनसून का देखा था। तो मुझे नहीं लगता, इसके लिए हमें पीछे देखना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा पैसेज आ जाए जो नहीं है तो उसके लिए पीछे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम तो बुक में पढ़ ही रहे, वैसे भी हमें चैप्टर का ही पार्ट है, अलग से तो कुछ है नहीं। क्लियर? चलो, इसी के साथ हमारे चैप्टर 4 की वर्कशीट एंड होती है। मैं उम्मीद करती हूँ सब कुछ अच्छे से रिकॉल और याद आपको आ गया होगा, ठीक है। देखो ये लेयर्स और ये विंड्स अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से आप देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।